today we are having an interesting topic. You might have got an idea what we are going to discuss today. The title of the topic is Colonial Rule and Pastoral Life. Colonial rule and pastoral life. When we say colonial period, that is especially when we talk about the Indian context, that is the period when India was under the control of British. यानी कि जब ये ब्रिटिश थे, स्पेशली यहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप, besides British there were some other community, other powers like French भी थे, यहाँ पे Dutch भी थे, but the prominent group was the British. So when we say colonial power, तो आप समझना British. So we are going to discuss about what was the impact or how the life of the pastoral community. Pastoral community, as you know, that the people who are keeping herds with their cattle, sheep, goat, all those animals who are keeping with them and move from one place to another place. Those are called pastoralists. And we are going to discuss how their life was changed. So let us come to the topic. I have mentioned some points here. The first point is the life of pastoralists change. जो पास्टोरलिस्ट की लाइफ थी वो चेंज हो गई किसमें, इस कॉलोनियल पीरियड में. तो किस तरह से चेंज हो गई? तो पहली चीज जो हुई थी, उनकी जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे, उनके जो ग्रेजिंग लैंड थी जहां पे जानवरों को क्या कराते थे, चराते थे, वो क्या हो गई, श्रैंक हो गई, यानी कि वो सुकड़ गई, कम हो गई. दूसरा, मूवमेंट जो उनकी थी, दोज मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, उनकी मूवमेंट्स को रेगुलेट किया गया, कंट्रोल किया गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया गया, ऐसा समझिए आप. तो तीसरा क्या हो गया, रेवेन्यू जो था ना, रेवेन्यू स्पेशली जो वो रेंट पे करते थे, दैट वाज द रेवेन्यू फॉर द कॉलोनियल पीपल. रेवेन्यू किन के लिए वो बन जाता था, कॉलोनियल पीपल के लिए. तो वो असल में वो टैक्सेशन समझो या रेवेन्यू समझो या ये समझो आप रेंट जो देते थे वो उस पे क्या हो गया, इंक्रीज. यानी कि अगर वो उससे पहले कम रेंट देते थे तो उनको ज्यादा रेंट देना पड़ा. इस तरह से रेवेन्यू किन के लिए इंक्रीज हो गया, कॉलोनियल पीपल के लिए इंक्रीज हो गया. रेवेन्यू इंक्रीज होना गुड था. अगर हम किस परस्पेक्टिव की बात करें, कॉलोनियल पावर्स की अगर हम बात करें, तो उन लोगों के लिए ये गुड था, लेकिन जिसको ये पे करना पड़ता था उसके लिए क्या था, ये बैड था. ठीक है. चौथा पॉइंट जो था कि एग्रीकल्चर स्टॉक जो उनके पास होता था, जो कॉलोनियल पीपल होते थे ना, उनके पास जो एग्रीकल्चर स्टॉक होता था, एग्रीकल्चर स्टॉक की अगर हम बात करें आज के दौर में, तो ये जो कैटल वगैरह उनके पास है ना, ये भी आज हम एग्रीकल्चर में ही मानते हैं. अब फिलहाल उसको छोड़कर अगर हम डायरेक्टली फार्मिंग की बात करें, जो फार्मिंग से हमें मिलता है क्रॉप्स, कुछ सीड्स उनके पास होते थे, कुछ बूटियां होती थी, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो लाते थे वो जंगल से, तो उनमें भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया. बिकॉज एज यू नो दैट उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया. उनके पास जो एग्रीकल्चरल स्टॉक्स होते थे, जो वो कलेक्ट क्या करते थे, कहां से कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट से, वहां से, क्योंकि उनका जो ज्यादातर आना जाना रहता था फॉरेस्ट में रहता था, तो वो भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया. और एक पॉइंट उनके साथ क्या हो गया, ट्रेड जो था, उनका जो ट्रेड था, अब किसका वो ट्रेड करते थे, शीप, गोट और यही एग्रीकल्चरल गुड्स का जो वहां से लाते थे. ठीक है. तो वो भी डिक्लाइन हो गया क्योंकि उनकी मूवमेंट को जब रिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है, उस तरह से क्या हो गया, उसमें डिक्लाइन आ गया. तो ये था, ये जो कुछ पॉइंट्स हमने हेडिंग में लिए हैं, चार कितने पॉइंट्स लिए, 5 पॉइंट्स हमने हेडिंग में लिए, मेजर हेडिंग. तो 5 हेडिंग्स के अंडर हम उनकी लाइफ में जो चेंज आ गई थी वो समझ सकते हैं. इन 5 चेंजेस को उनकी लाइफ पे इंपोज करने के लिए इन कॉलोनियल पावर ने क्या ऐसा कुछ किया. हमने जाना कि 5 बड़ी चेंज जो उनकी लाइफ में आ गई. पहले हमने 5 बड़ी चेंजेस हाईलाइट करी. उन 5 चेंजेस को जो उनकी लाइफ पे इंपोज किया गया, उसके लिए किसने, कॉलोनियल पावर ने क्या कुछ किया. तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा कुछ मेन हेडिंग इसमें समझेंगे. ठीक है. द फर्स्ट थिंग जो था, जो उनकी लाइफ को यानी कि ग्रेजिंग ग्राउंड उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया ब्रिटिश ने, असल में उन्होंने कल्टीवेशन का आइडिया उनको दिया. दे ब्रॉट सो मेनी पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड जो थी उनकी ना, दे ब्रॉट ऑल दोस ग्रेजिंग ग्राउंड्स अंडर द कल्टीवेशन. द पर्पस वाज दैट, क्योंकि जो ग्रेजिंग ग्राउंड था वो समझते थे वो कोई फ्रूटफुल लैंड नहीं है हमारे लिए. वो समझते थे, उसको क्या थे, समझते थे ये अनप्रोडक्टिव लैंड है. दे कंसीडर दिस ग्रेजिंग लैंड और पास्चर जो थे उनके, किनके, पास्टोरलिस्ट्स के, जो कॉलोनियल पावर थे, they consider all those pastures unproductive. Why they consider all those pasture lands unproductive? Because they were not getting any sort of revenue from them. उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था. अब उनका मकसद ये था असल में उससे रेवेन्यू जनरेट करना. वो किस तरह कर सकते थे, 2 तरह से.
एक तो डायरेक्टली उस पर टैक्स लगाते है कि नहीं, रेंट लेते उनसे, दूसरा उसके जो प्रोडक्ट्स निकलते उससे उनको फायदा हो जाए, तो वही उन्होंने किया। दे ब्रॉट दिस ग्रेजिंग लैंड अंडर द कल्टीवेशन, आफ्टर ब्रिंगिंग अंडर द कल्टीवेशन, तो उस पे क्या हो गया, टैक्सेस पे लग गया, रेंट लग गया, जो उसको कल्टीवेट करता था ना कोई, तो उसको पे करना पड़ता था उनकी ओर। तो सेकेंडरी की जो उन जहां पे वो कल्टीवेट करता था इसको, स्पेशली वो प्रायोरिटी में कौन सी कल्टीवेशन कराते थे, वहां पे कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन कराते थे जिनकी डिमांड होती थी उनके मार्केट्स में। तो एक तरीका फर्स्ट वे जो उन्होंने अडॉप्ट की किनको, ग्रेजिंग ग्राउंड उसको कम करने में, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन लैंड जो थी उन्होंने कहा वी विल इंक्रीज द कल्टीवेशन लैंड। तो दूसरा जो उन्होंने किया, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज अब इंपोज किए। फॉरेस्ट लॉज जब इंपोज किए तो उससे क्या हो गया, दे रिस्ट्रिक्टेड द पीपल टू गो इनसाइड द फॉरेस्ट, यानी कि जो लोग थे ये कहां जाते थे, उनकी लाइफ तो एसोसिएट थी फॉरेस्ट के साथ, ठीक है, वो समझते थे हमारा कस्टमरी राइट है फॉरेस्ट में जाना, और स्पेशली और अगर हम बात करें कि ये उनका कस्टमरी राइट था भी, बिकॉज वो इन फॉरेस्ट के साथ बहुत सारे अरसे से जाते आते थे। लेकिन अब उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट इंपोज किए तो उनको क्या था कि उन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड किया। देख उन्होंने क्या कहा, दे सेड दैट सम फॉरेस्ट्स आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स एंड दोज रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो थे उनमें वो नहीं जा सकते थे। अनदर कैटेगरी जो उन्होंने बनाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स के थ्रू उन्होंने अब क्या किया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया किनको, इनको पास्टोरलिस्ट्स को। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में जाने के लिए उनको पहले कंसर्ट लाना पड़ता था, किससे, कॉलोनियल पावर से। पासेस मिलते थे उनको, मोमेंट पासेस, कब जा सकते हो, कब वहां से निकलना है आपको, ये सारी चीजें उनको वहीं पे बताई जाती थी, और वो पासेस के लिए उनको पेमेंट भी करनी पड़ती थी। समझ रहे हो बात। तो इस तरह से दूसरा तरीका उन्होंने जो अपनाया वो दैट वाज अ फॉरेस्ट लॉ। थर्ड जो था, अब यानी कि उनको रोके कि वो जंगल में ना जाए, उनको कंट्रोल करना वो चाहते थे, असल में उनसे भी रेवेन्यू लेना चाहते थे। दे लेबल्ड सम ऑफ द ट्राइब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट पीपल, कुछ ट्राइब्स को उन्होंने क्या नाम दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स। उन्होंने एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, क्या कहा, 1871 में उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया। अंडर दैट वेरी एक्ट दे डिक्लेयर्ड सम ऑफ द कम्युनिटीज फ्रॉम दिस पास्टोरलिस्ट्स, उनमें से उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि यू आर क्रिमिनल ट्राइब्स। तो क्रिमिनल ट्राइब्स क्या होता है, अगर किसी को हम क्रिमिनल ट्राइब मानेंगे, दैट मींस वन हु इज इन्वॉल्वड इन सम क्राइम, तो उस क्रिमिनल ट्राइब के लेबल से बचने के लिए बहुत सारे पास्टोरलिस्ट्स ने क्या किया, वो उन्होंने कहा कि बेटर है हमारे लिए कि हम सेटल ही हो जाए एक जगह। समझ रहे हो बात। अगर कोई बंदा किसी को कहे कि आपकी मूवमेंट इसकी वजह से आप जंगलों में जाते हो, वहां पे चोरी करते हो, वहां और कुछ करते हो, समझ रहे हो बात, और बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन somebody will tell the person that you are a criminal if somebody is going inside a forest, समझ रहे हो बात, और उसके बदले में उसको क्या कहा जाएगा, यू आर ए क्रिमिनल। तो व्हाट द पर्सन विल डू, वो क्या करेगा, डेफिनेटली ही विल सरेंडर हिमसेल्फ, सरेंडर करेगा अपने आप को, एंड ही विल से दैट आई विल नॉट गो इनसाइड द फॉरेस्ट एंड बेटर फॉर मी इज टू लिव अ लाइफ दैट इज सेटल्ड, बेटर इज फॉर मी टू गो फॉर लेबर, है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने इससे क्या किया, वो लेबर में चले गए, उन्होंने अपना वो जो वे ऑफ लाइफ था ना वो छोड़ दिया। और जो अब क्रिमिनल जिनको लेबल भी नहीं दिया, ये समझने वाली बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जिस ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब लेबल भी नहीं मिला, वो ट्राइब भी अप्रेंशन में होता था, उसको भी कहीं ना कहीं ये डर होता था कि कल मुझे भी कहेंगे आप क्रिमिनल ट्राइब हो, अगर आप मुझे भी ऐसी एक्टिविटीज में पकड़ा गया। वो बेचारे भी थोड़ा सा डरने लगे, वो भी अब क्या सोच समझ कर मूवमेंट करते थे, समझ रहे हो बात। तो इस तरह से उनकी लाइफ क्या हो गई, अफेक्ट हो गई। और एक तरीका उन्होंने जो अपनाया वो क्या तरीका था, दैट वाज द टैक्सेशन। पास्टोरलिस्ट पे किस तरह से टैक्सेस इंपोज किए गए, किसके पास कितने कैटल है, कितने मवेशी है उसके पास, उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता था, और वो उसी के हिसाब से उसको पास भी मिलता था, परमिट मिलता था कि कहां पे जाओगे, उसको क्या करोगे। ये कुछ तरीके थे जो किसने अपनाए, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपनाए, किनको कंट्रोल करने के लिए, पास्टोरलिस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए। लेकिन अब तो बात क्लियर है, देखो उनकी लाइफ को चेंज किया गया।
अब उन चेंजेस के साथ साथ द चेंजेस दैट वर इम्पोज्ड अपॉन देम, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जब उन पे ये इम्पोजिशन लगाई गई, जब उनके वे ऑफ लाइफ को चेंज किया गया, तो इन पास्टोरलिस्ट्स ने उसके साथ कोप अप कैसे किया, हाउ दे मैनेज्ड टू लिव विद ऑल दोस कंडीशंस। समझ रहे हो बात? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज से वो कैसे निकले, किस तरह से वो जिए अगर कि उन पे ये चीजें लागू की गई। तो उससे उसको टैकल करने के लिए पास्टोरलिस्ट्स ने भी बहुत सारे तरीके अपनाए। When they saw that their grazing grounds has been reduced, what they did? They reduced the number of their cattle. समझ रहे हो बात? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मवेशियों को कम कर दिया, क्योंकि उनको पता था अब ज्यादा पास्चर लैंड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जितने कम पास्चर लैंड है उसी में हम गुजारा करेंगे। उसमें गुजारा करने के लिए उनको अपने कैटल क्या करने पड़े, रिड्यूस करने पड़े। तो सेकंड क्या किया उन्होंने, फर्स्ट तो ये था रिड्यूस किया क्या। दूसरा उन्होंने सोचा कि बहुत सारे पास्चर लैंड्स पे क्या किया गया, कल्टीवेशन की गई। नाउ दे स्टार्टेड सर्चिंग न्यू पास्चर लैंड्स। समझ रहे हो बात? दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग न्यू एरियाज फॉर देयर कैटल। समझ रहे हो बात? वो अपने कैटल को खिलाने पिलाने के लिए दूसरी जगहें ढूंढने लगे, तो दूसरी जगहों की तलाश में वो निकल गए, यानी कि उनकी मूवमेंट अब दूसरी ओर हो गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, सो मेनी अमंग देम, क्या किया, जिनके पास बहुत सारे क्या थे, लाइफ स्टॉक थे, उन्होंने उनको सेल करके जो इनकम उन्होंने गेन की, उससे उन्होंने क्या की, कुछ जमीन उन्होंने खरीदी। जब कुछ जमीन खरीदी तो वो वहां पे सेटल होने लगे। यानी कि तीन तरीके, अभी तक पहला तरीका आइदर कुछ लोगों ने अपने लाइफ स्टॉक को कम किया क्योंकि पास्चर लैंड कम है, कुछ लोगों ने नए पास्चर ढूंढने स्टार्ट किए, उस तरह से एडजस्ट होने लगे। कुछ लोगों ने क्या किया, अपने लाइफ स्टॉक को बेचकर कहीं पे जमीन ले ली, उस पे रहने लगे, उस पे जो बचे कुछ उनके स्टॉक में थे ना एनिमल्स, उनको वहां पे चराते थे। और कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने अब ये छोड़ दिया और दे एंगेज्ड देमसेल्फ इन बिजनेस एक्टिविटीज। वो बिजनेस करने लगे या किन्हीं मवेशियों का क्या करने लगे, सौदा करने लगे, या और किसी बिजनेस में एंगेज हो गए, या और भी ऑक्यूपेशन में एंगेज हो गए। जैसे आप आज भी देखते हो सारे जगहों पे पास्टोरलिस्ट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई फैक्ट्री में होता है, कोई कहीं पे लेबर का काम करता है। तो ये भी हुआ, कुछ लोगों ने तो लेबर भी अडॉप्ट किया है कि नहीं। अब कुछ लोगों ने स्किल्ड लेबर अडॉप्ट किया, कुछ लोगों ने हार्ड लेबर। ठीक है, तो दोनों तरह के काम उन्होंने अडॉप्ट किए। लेकिन पहले पहले उनके पास ज्यादा स्किल भी नहीं होता था, है कि नहीं। अब उनके पास स्किल तो यही था, जानवरों को चराना। अब किसी सेटलर पॉपुलेशन में जाकर अगर उन्होंने देखा कि कहीं पे कुछ लोग हैं जिनके पास क्या है, मवेशी है, वो उनके मवेशी भी चराने लगे। उनको कहने लगे कि आप हमें मवेशी दो, हम आपको चरा के देंगे। जैसे आज आप सोसाइटी में देखते हो, बहुत सारे लोगों ने घर में क्या रखे, कैटल रखे ना, मवेशी रखे ना, लेकिन खुद उनको नहीं चलाते, खुद उनका ख्याल नहीं रखते। They have assigned this responsibility to some persons, and those persons are especially from the pastoral community. Especially उन लोगों को वो देख के घर पे रखते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे स्टॉक है, उनका आप ख्याल रखो, और हमारी जमीन भी है, वहां पे उनको आप चराने ले जाओ, जो करना है। समझ रहे हो बात? इस तरह से दोनों का फायदा हुआ। तो ये थे कुछ तरीके, जिससे किनकी लाइफ पे असर पड़ा, पास्टोरलिस्ट्स की लाइफ पे असर पड़ा। लेकिन पास्टोरलिस्ट्स ने भी उन इफेक्ट्स के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, कुछ मेजर्स लिए कि वो अपने आप को इन बदलती सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करे। क्योंकि कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ती है तो इंसान से फिर ऐसे तरीके निकलते हैं। तो इसी तरह से जब उनके लाइफ पे असरात पड़े तो उन्होंने कुछ नए तरीके निकाले अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। आई होप दैट आपने इतना समझा होगा। थोड़ा समझ आया कुछ?